बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अफसोसनाक खबर, कराची में PIA का जहाज़ लैंडिंग से कबल गिरकर तबाह हुआ। आज की इस वीडियो में इस मौजू पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ मुमकिना बगावत को, मुमकिना हुकूमत मुखालिफ मुहिम जोई को कुचलने के लिए, दबाने के लिए पार्टी के रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, अहम टास्क सौंप दिया है। और चीनी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद जहांगीर तरीन, जिन्होंने सारे मामले के ऊपर खामोशी अख्तियार कर रखी थी, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान को बराह रास्त इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है। ये इल्ज़ाम किस मामले के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। और कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें एक तो ये फैसला हुआ कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, लेकिन दूसरा एक फैसला हुआ जो एक दरीना मुतालबा था पार्टी के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी और साफ़ी हल्कों की जानिब से भी। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो दरीना मुतालबा भी तस्लीम कर लिया है। वो मुतालबा क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उस पर भी प्रेस करें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो एक दिलखराश वाक़या पेश आया है, बदकिस्मत वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि लाहौर से उड़ान भरने वाला PIA का एयरबस 320 जिसे कराची पहुंचना था, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने पर मतलब लैंडिंग से कबल जो है वो गिरकर तबाह हो गया। और इससे 2 रोज़ पहले ये खबर आई है। आप नाज़रीन अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना दुख हुआ कि मुझसे ये खबर बयान भी नहीं हो पा रही। पता नहीं किस तरह से इस खबर को मैं बयान कर रहा हूँ। और अब तक इतलात के मुताबिक तैयारा जब लैंड कर रहा था तो लैंडिंग से कबल जो उसके व्हील थे वो नहीं खुल पा रहे थे, तो इसलिए ये तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ। लेकिन उसके बाद ये खबरें भी सामने आई जो कि पायलट का जो कंट्रोल रूम के साथ रब्ता हुआ, उससे ये ज़ाहिर होता है कि जो तैयारे का इंजन है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया था। और उसमें जो पायलट की जानिब से आखिरी कॉल दी गई, उसमें मेडे की कॉल दी गई। और माहिरीन ये बताते हैं कि जब मेडे की कॉल आ जाती है तो उसके बाद तैयारा, आप समझ लें कि कहानी फिनिश हो जाती है और तैयारा जो है वो तबाह हो जाता है। और जो चीज़ें सामने आई हैं तैयारे के गिरने के हवाले से, तबाह होने के हवाले से, आबादी के ऊपर जाकर गिरा है, 5-6 घर उसको भी नुकसान पहुँचा है। 98 अफराद तो जहाज़ में जो है वो सवार थे, जो हलाक हो गए, जो जान बहक हो गए, जो शहीद हो गए। और आबादी को भी सुना यह है कि जो जिन 5 घरों के ऊपर गिरा है उनकी छतों को, उनकी तामीरात को नुकसान पहुंचा है। और 15 से 20 लोग ऐसे भी हैं जो उन मकानों के अंदर थे, जो उसके साथ मुल्का इलाकों में थे, जगहों में थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन बड़ा एक दिलखराश वाक़या है, ईद से 2 रोज़ कबल पेश आया। इस पर हम तमाम जो ख़ानदान हैं जिनके कीमती जानें इस हादसे में ज़ाया हुई हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी भी कहते हैं। और अल्लाह ताला से इन तमाम कीमती जानों के ज़िया के ऊपर उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। और अल्लाह ताला से मतलब आप देखें कि चंद रोज़ पहले हम खुशी मना रहे थे कि PIA का जो बिज़नेस है वो लॉस से निकल कर प्रॉफिट में शुरू हो गया है, और 2 से 3 रोज़ बाद इस तरह की अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई कि बदकिस्मत इदारा जहाज़ जो है वो गिरकर तबाह हो गया। लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें इंसान क्या कर सकता है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुमकिना बगावत को कुचलने के लिए, मुमकिना हुकूमत मुखालिफ मुहिम को कुचलने के लिए पार्टी के अहम रहनुमाओं को ज़िम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। और ये ज़िम्मेदारी इस खदशे के बाद सौंपी गई है जब से चीनी कमीशन की रिपोर्ट कल वफाकी काबीना के इजलास के बाद पब्लिक करने का फैसला हुआ है। एक ये खदशा तो पहले भी मौजूद था कि अगर कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ आती है या जिन लोगों के नाम है उनके खिलाफ आती है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। और इस खदशे के पेश नज़र जो परवेज़ खटक साहब थे वो काफ़ी मुतहरक दिखाई देते थे। उनकी जानिब से कोशिश की गई कि जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करने से इनकार किया और ये कह दिया कि कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, उसकी फाइंडिंग आने के बाद फैसला किया जाएगा कि आया कि जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात करनी है या नहीं। लेकिन ये खदशा मौजूद था कि अगर रिपोर्ट खिलाफ आई तो ऐसे इक़दामात उठाए जा सकते हैं जिससे हुकूमत को, इमरान खान की वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को जो है वो ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत लपेटने के इम्कानात जो है पैदा हो सकते हैं। तो इस खदशे को कम करने के लिए, ऐसी किसी बगावत को कुचलने के लिए, ऐसी किसी हुकूमत मुखालिफ को दबाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को और अलीम खान को जो है वो टास्क सौंपा है कि अगर इस किस्म की कोई मूव होती है तो उसका सदेबाब जो है वो फौरी तौर पर किया जाए। ये खबर शाया हुई है आज के रोज़नामा डेली एक्सप्रेस में। लेकिन ये जो खबर शाया हुई है मुमकिना बगावत को कुचलने के हवाले से, मुमकिना हुकूमत मुखालिफ कैंपेन को कुचलने के हवाले से, इस खबर के अंदर भी तज़ाद नज़र आता है। मतलब एक तरफ तो बात ये की जाती है कि कोई ऐसी तहरीक पैदा हो सकती है जिससे हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, पंजाब और वफाकी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। लेकिन आगे चल के वो अपनी खबर में ये भी कहते हैं कि इस बगावत से जो है वो
पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके टूटने का कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा सिर्फ इतना मौजूद है कि जहांगीर तरीन के जो सपोर्टर जो पीटीआई में मौजूद हैं, उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है, उन्हें सरगर्म किया जा सकता है। और जहांगीर तरीन ने बाकायदा खबर में ये भी लिखा गया कि फैसला कर लिया है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं पार्टी के अंदर, उन्हें मुतहर्रिक किया जाएगा। और जो एक गिरोह है जो वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके करीबी साथियों से दूर करना चाहता है, इख्तलाफात पैदा करना चाहता है, उन्हें जो है वो बेनकाब किया जाएगा। ये खबर जो है इसमें लिखी गई। लेकिन बहरहाल ये खबर पहले भी चल रही थी कि अगर खबर रिपोर्ट खिलाफ आती है तो जहांगीर तरीन जब वो किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद जहांगीर तरीन साहब ने, जिन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी जब परवेज़ खटक साहब उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे इस मामले का कोई मुफाहमती हल जो है वो निकाला जाए, लेकिन इस मुफाहमती पॉलिसी को अब जो है वो तर्क कर दिया गया है जहांगीर तरीन की जानिब से। और उसमें कल गुज़िश्ता रोज़ जब उनका एक इंटरव्यू हुआ टीवी पर, वो आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया चीनी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से। एक तो उन्होंने इस कमीशन की रिपोर्ट को सरदस्त मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया कि ये रिपोर्ट झूठ का पलंदा है, लेकिन एक बात उन्होंने ज़बरदस्त कही और उस पर लगता भी है। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स चोरी नहीं करता और ये रिकॉर्ड पे है कि मैं सबसे ज़्यादा देने वाला सियासतदान हूँ, टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला सियासतदान हूँ। और ये रिकॉर्ड के ऊपर बात मौजूद है और इसे सराहा भी गया है। इससे कबल भी, मतलब ये कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले इस बात को सराहा गया है कि जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मेरी जो नाअहली हुई है, नाज़रीन अजान हो रही है, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बल्कि मैं भी वापस आया हूँ तो लेकिन बहरहाल वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद जहांगीर तरीन ने भी जो खामोशी, जो मुफाहमती पॉलिसी परवेज़ खटक के साथ मिलकर उन्होंने अडॉप्ट की थी, वो खामोशी उन्होंने तोड़ दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान को बराह रास्त इल्ज़ाम उनकी जानिब से दिया गया है। कल वो एक टीवी टॉक शो में मौजूद थे, समर टीवी में प्रोग्राम में एंकर नदीम मलिक के साथ। उनकी जानिब से इल्ज़ाम दिया गया कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहली हुई, उसकी वजह उन्होंने, उसका इल्ज़ाम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाया। वो ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो दरख्वास्तें दायर की नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ की उस दरख्वास्त के ऊपर नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए, तो इस दरख्वास्तें दायर करने के ऊपर उनके ख़िलाफ़ उनके मुखालफिन ने, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के भी मुखालफिन थे, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की। उन्होंने कहा कि इस तमाम कैंपेन में जो शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ पनामा पेपर की वजह से चलाई गई थी, इमरान खान के साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था, तो इस वजह से उन्हें भी मुखालफिन की जानिब से टारगेट किया गया और मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके मुझे नाअहल कराया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इस तरह से बढ़ चढ़ कर इमरान खान के साथ इस पूरी कैंपेन में, पनामा कैंपेन में हिस्सा ना लेता, तो मेरे खिलाफ इस किस्म की दरख्वास्त ना आती, ना ही मेरी नाअहली होती। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि मेरी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला दिया था, उसे बैलेंस करने के लिए ये फैसला दिया गया। और उन्होंने दावा किया कि मेरे मनी ट्रेल भी मेरी मौजूद थी, मेरे असासे भी तमाम डिक्लेयर थे, मुझे सिर्फ इसलिए नाअहल किया गया कि मेरे जो असासे थे वो बच्चों के नाम के ऊपर थे। यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब जो है वो गलत बयानी कर रहे थे। हमने वो पूरा केस कवर किया जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी ने दायर किया था, जो जहांगीर तरीन के खिलाफ हनीफ अब्बासी ने दायर किया था। इमरान खान पर तो एलिगेशन ये था कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई जिसके तहत उन्होंने फ्लैट लंदन में ख़रीदा था। और जहांगीर तरीन के खिलाफ दो इल्ज़ाम थे कि एक, उन्होंने SCCP में फ्रॉड किया, 7 करोड़ रुपए के उन्होंने एक शुगर मिल के हिस्सेस खरीदे, शेयर खरीदे, जो उन्होंने 12 करोड़ में आगे फ़रोख्त किए। लेकिन ये मफादात का टकराव था, कुछ ऐसी उनके पास मालूमात थी बतौर वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार, लेकिन उन्होंने उस मालूमात का फ़ायदा उठाते हुए अपने माली और चौकीदारों के ज़रिए, ड्राइवर के ज़रिए वो शेयर ख़रीद कर 5 करोड़ का मुनाफा कमाया। लेकिन जब वो बात पता चली तो वो शेयर जो है, वो पैसे जो है वो जहांगीर तरीन की जानिब से वापस कर दिए गए। डिस्क्वालिफिकेशन जहांगीर तरीन की किस पर हुई, उस पर भी बात करें, लेकिन एक और अज़ान शुरू हो चुकी है, वक्फा लेते हैं यहाँ पे। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया झूठ बोलने के ऊपर। झूठ क्या बोला गया? जहांगीर तरीन की मनी ट्रेल भी मुकम्मल थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद थे और उसके साथ साथ बाकी तमाम लवाजमात में पूरे थे। लेकिन अदालत जो उनसे बार बार ये पूछ रही थी कि लंदन की जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने ख़रीदी है, जिसके ज़रिए पैसा आपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए बाहर भिजवाया था, वो लंदन की जो प्रॉपर्टी है, जो आपने ट्रस्ट बनाया है, उसका बेनिफिशियल ऑनर कौन है? तो इस पर जहांगीर तरीन की जानिब से कैटेगोरिकली एक बार नहीं, कई बार उनके वकील की जानिब से कहा गया कि बेनिफिशियल ऑनर उनके बच्चे हैं, जहांगीर तरीन बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। लेकिन जब ट्रस्ट डीड पेश की गई, गालिबन सेकंड लास्ट समात पर या थर्ड लास्ट समात पर, जब सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, जब ट्रस्ट डीड पेश की गई उस लंदन की प्रॉपर्टी की जो जहांगीर तरीन की है,
اس میں بینیفیشل آنر جہانگیر ترین اور ان کی اہلیہ تھے اور لائف ٹائم بینیفیشل آنر تھے. اس غلط بیانی کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا تھا. اور اس دوران جب یہ ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی گئی تھی, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, جہانگیر ترین کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ نے یہ بہت بڑا بلنڈر کھیلا ہے. اگر آپ پھٹے پر بیٹھنے والے وکیل ہوتے تو اس قسم کا جوا یا گیمبل آپ نہ کھیلتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل وفاقی, لیکن یہاں پر یہ بات کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اب جہانگیر ترین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عمران خان کا ساتھ بڑھ چڑھ کر نہ دیتے تو شاید ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہ ہوتی اور اس قسم کی درخواست بھی ان کے خلاف نہ آتی. یہ ان کی جانب سے ایک الزام اب وزیر اعظم عمران خان کی ذات پہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے کا انہیں فائدہ یہ ہوا, نقصان یہ ہوا کہ وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کچھ سیاسی رہنما جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, کچھ صحافتی حلقوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ جو مشیر ہوتے ہیں, جو معاملے خصوصی ہوتے ہیں, ان کو اپنے اثاثے بھی اسی طرح سے ظاہر کرنے چاہیے جس طرح سے الیکشن لڑ کر آنے والے سیاستدان جو منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے نامینیشن پیپر میں, اپنے گوشواروں میں. تو ان معاملین خصوصی کو بھی اور وزیر اعظم عمران خان کے مشیروں کو بھی اپنے اثاثے ظاہر کرنا چاہیے. کل جو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہو گئی, پبلک ہونے کے بعد میڈیا پر خاصی اسے سپیس ملی, لیکن اس خبر کو زیادہ اتنی سپیس نہیں ملی. پارٹی کے اندر سے مطالبہ کیا جا رہا تھا, فواد چودھری کی جانب سے کیا جا رہا تھا, غلام سرور خان کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ ہم تو منتخب ہو کر آتے ہیں 5 سال کے لیے ووٹ لے کر, جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو 5 سال کے بعد جب دوبارہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اپنا حساب دینا ہوتا ہے, عوام ہمارا احتساب کرتے ہیں اور ہمیں اسی بنیاد کے اوپر ووٹ پڑتے ہیں, ہمیں کامیابی ہوتی ہے, ناکامی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں, یہ آ جاتے ہیں سوٹ کیس اٹھا کر, لیکن جب حکومت ختم ہوتی ہے سوٹ کیس اٹھا کر چلے جاتے ہیں. ان کے اثاثوں کا نہ آنے پر پتہ چلتا ہے, جانے کے بعد ان کے اثاثے کتنے ہوتے ہیں. تو یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا پارٹی کے اندر بھی, جن کے میں نے نام بھی بتائے, لیکن ارشد شریف صاحب نے بھی بہت زیادہ پروگرام کیے کہ معاملین خصوصی کی اور وزیر اعظم عمران خان کے مشیروں کے اثاثے بھی اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کو ڈکلیئر کرانے چاہیے جس طرح سے وہ شفافیت کا مطالبہ کرتے ہیں باقی تمام سیاستدانوں کے لیے. تو یہ ایک درینہ مطالبہ جو صحافیوں کی جانب سے اور ان کے اپنے جماعت کے سیاستدانوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا, یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. اور یہ ہسٹری میں پہلے بار ہوا کہ اب معاملین خصوصی کو اور مشیروں کو اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کرنا پڑیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی ڈائریکشن جاری کی ہے کہ جو مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے جو قانون ہے اسے بھی فوری طور پر لاگو کرنے کے حوالے سے اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں.